तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लेके हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक और नया वन शॉट दिया जिसका नाम है न्यूक्लियाई। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था एटम नाम के एक चैप्टर के बारे में जिसमें हमने रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर, ठीक है, इन सारे साइंटिस्ट लोगों की डिस्कवरी के बारे में अच्छे से डिटेल में उसको डिस्कस करा था। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है भैया, वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार जाके उसको देख लो अच्छे से। ठीक है, अगर वो लेक्चर देख के आते हो इधर पे तो भैया आपके लिए ये चैप्टर और भी आसान हो जाने वाला है। ठीक है, और वैसे भी ये चैप्टर वैसे भी बहुत आसान है क्योंकि आपने इसमें बहुत सारी चीजें क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ रखा है भैया। पीछे वाला जो चैप्टर एटम था वो भी आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, और ये न्यूक्लियाई वाला चैप्टर भी आपने क्लास 11 के केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखा होगा। आई होप आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियाई वाला क्या बना है भैया, तो न्यूक्लियाई का मतलब होता है भैया सीधा सीधा आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियाई का सीधा सीधा लेना देना है आपके न्यूक्लियस वाले टॉपिक से। ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे, मतलब उसके अंदर कौन से फोर्स लगते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, उसका रेडियस कितना है, वगैरह वगैरह हम लोग उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भैया न्यूक्लियाई वाले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली टॉपिक होगी न्यूक्लियाई चैप्टर की भैया, उसका नाम होगा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जो पहली टॉपिक होगी उसका क्या नाम है भैया, उसका नाम है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स आज का हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियॉन से पहले आप न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या जानते हो, तो भैया हम इससे पहले एटम की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एटम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भैया जब एटम की बात आई थी तो सबसे पहले एटम का जो कॉन्सेप्ट था वो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने उसका कॉन्सेप्ट लेके रखा था। ठीक है, फिर डाल्टन के बाद थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हिंट देके रखा था, और उसी को प्रूफ करने के लिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। एंड भैया वहां पे हमने सीखा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, एटम जो होता है स्फेरिकल शेप में होता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूक्लियस होता है भैया उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट जितने भी होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता रहता है, और उसको कंप्लीटली एक एटम का नाम दिया गया था जो कि एक स्फेरिकल शेप में था। ठीक है, सेम चीज जब हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की, ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है भैया, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है सीधा सीधा आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब होता है आपके सीधे सीधे न्यूक्लियस से, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है भैया उसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है भैया, तो न्यूक्लियस के अंदर मेनली जो हमको चाहिए होगा इधर पे वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादातर केसेस में ही हमको मिलता है। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कंबाइन करके जब लिखा जाता है ना, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। समझे, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके लिखा जाता है तो उसी को बोला जाता है भैया, वो क्या होता है, वो एक न्यूक्लियॉन होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऐसा लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, कहाँ पे भैया, न्यूक्लियस के अंदर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के बारे में, किसी भी एटम के अंदर देखो ये चीजें हमेशा प्रेजेंट होती है। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होना ही होना है, और न्यूक्लियस होगा तो भैया उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना ही होना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कलेक्टिवली कॉल्ड, आर कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं भैया उसको, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब कलेक्ट करके लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है, तो उसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन। समझ गए। अब न्यूक्लियॉन्स को दिखाने की बात आएगी भैया, तो अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो न्यूक्लियॉन्स देखो ऐसा होता है कुछ, न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है भैया, ये हमारे पास में न्यूक्लियॉन्स होता है।
ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो भैया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही तो बोला जाता है मास नंबर। इसी को तो बोला जाता है भैया मास नंबर या फिर एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास। इसी को तो बोला जाता है एटम का मास जो होता है भैया, या फिर मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर ही तो होता है। एंड भैया उसको दिखाया जाता है कैपिटल ए से, उसको आप डिनोट करते हो कैपिटल ए से, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि जो आपके पास में न्यूक्लियॉन्स होता है, न्यूक्लियॉन्स का सीधा सीधा मतलब होता है आपके मास नंबर या फिर एटॉमिक मास से। ठीक है, मास नंबर को ही बोला जाता है एक्चुअली में न्यूक्लियॉन्स। एंड मास नंबर क्या होता है भैया? मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, उनको जब कलेक्टिवली लिखा जाता है तो उसको न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हो, उसको मास नंबर बोल सकते हो, उसको एटॉमिक मास बोल सकते हो। ठीक है। एंड भैया एटॉमिक मास या फिर न्यूक्लियस या फिर मास नंबर किसी को भी दिखाने की बात आए तो उसको दिखाया जाता है कैपिटल ए से। एंड इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो कैपिटल ए का फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। एंड एक चीज, आपके पास में जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर उसको और भी डिफाइन करना हो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में, ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास में दूसरी टॉपिक आती है जिसका नाम होता है भैया एक्चुअली में एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसका नाम क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास में मास नंबर है, एटॉमिक मास है, वैसे ही हमारे पास में एक टॉपिक होती है जिसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? अब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या जाना है? आपने जाना है भैया मास नंबर क्या होता है और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे भैया आपके पास में एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, अगली जो टॉपिक होगी हमारी उसका नाम है भैया एटॉमिक नंबर। ठीक, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो किसी भी एटम के अंदर, ठीक है भैया, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसी को बोला जाता है भैया एटॉमिक नंबर। ठीक है, एज एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो, अगर आपको बताना हो कैसे डिफाइन करेंगे और अच्छे से, तो ये कह सकते हो एज एग्जांपल कि जो एलिमेंट जिस नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो एलिमेंट जिस नंबर पे आता है उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भैया पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने नंबर पे आता है? भैया वो आता है आपके 8 नंबर पे, तो भैया उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। सीधा सीधा उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, एंड अगर उसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया तो भैया उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना उसके अंदर प्रोटॉन। एंड किसी भी एलिमेंट के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है भैया, तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप एटम के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहली बात जो आती है, एक एटम। एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है जिसके अंदर भैया न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस उसके सेंट्रल कोर पे होता है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भरे पड़े रहते हैं, एंड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमता रहता है। जिसमें से भैया जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो जो एलिमेंट जितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में उसको उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है। या फिर किसी भी एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। या फिर किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एंड अगर मास नंबर की बात आ जाए तो किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, या फिर एटॉमिक मास या मास नंबर, तो या फिर उसको न्यूक्लियॉन से भी एक्चुअली में बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर भैया जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक मास, मास नंबर। तो फिलहाल हमारी बात चल रही है एटॉमिक नंबर के बारे में, तो भैया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा भैया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर भैया जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एंड अगर एटॉमिक नंबर को दिखाने की बात आए तो उसको दिखाया जाता है भैया जेड से।
किससे? एटॉमिक नंबर्स को दिखाने की बात आएगी तो उसको आप दिखाओगे Z से, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया Z। एंड एक चीज और मैंने बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बोला जाता है Z। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास में क्लोरीन है, 17 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक मास होता है 35.5, एक्चुअली में ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हमको बताना हो कि अगर कहीं पे ये चीज लिखी हुई है तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता दो क्या है। तो भैया इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, क्लोरीन नाम का एक एलिमेंट है जो कि 17 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। जो जितने नंबर पे आता है उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर, जिसको दिखाया जाता है भैया जेड से, ठीक है भाई। उसके बाद ये जो पॉइंट लिखा गया है इसको बोला जाता है उस एलिमेंट, उस एटम का वो एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? ये एटॉमिक मास होता है, या फिर उसको आप सिंपल लैंग्वेज में मास नंबर बोलते हो, और अच्छे से बोलना हो तो न्यूक्लियॉन्स बोल दो, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास को भैया आप दिखाते हो उसको ए से, ठीक है। अभी तक हमने ये चीजें जानी है, एंड साथ साथ में हमने ये भी डिस्कशन कर ली भैया, अब कोई भी एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? तो भैया इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो भी होगा 17। जितने नंबर पे आएगा उसका एटॉमिक नंबर उतना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे भैया 17। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, हमने ये चीजें जान ली, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। भैया न्यूट्रॉन्स कहाँ चला गया? न्यूट्रॉन्स के बारे में भी कुछ बता दो। तो हमने इधर पे एक चीज डिस्कस करी थी कि जो हमारे पास में एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो अगर कभी भी आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए, ठीक है भैया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो एक काम ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक काम आप ये कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक मास में से घटा दो, माइनस कर दो, तो भैया आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, एक काम। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नेगेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोला जाता है जेड, तो भैया आप ये भी लिख सकते हो ए माइनस जेड। नहीं पता, अगर जेड की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है भैया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कर सकते हो भैया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का हमारे पास में तीन तीन तरीका है, ए माइनस एन पी, ए माइनस जेड, ए माइनस एन ई, ये कर सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है भैया, एटॉमिक नंबर देखो काम खत्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एटॉमिक नंबर देखो काम खत्म। एंड मास नंबर निकालना है भैया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हो, इन इनकी वैल्यूज को इधर पे रख के और अच्छे से सेपरेट कर लो, और अच्छे से कैलकुलेशन कर लो। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पता हो रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले निकाल लो, उसके बाद एटॉमिक मास निकाल लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअली में आपको ज्यादातर केसेस में ये चीजें पूछी जाती है और ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। कभी कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक। तो अभी तक का ये हमारा काम था, ठीक। तो हमने अभी तक के टॉपिक में क्या क्या देखा भैया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर, और न्यूक्लियॉन्स के बारे में, ठीक है। इनको नोट करो अच्छे से, फिर अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला टॉपिक भैया क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक। फटाफट इसको एक बारी नोट कर लो। हो गया भैया? चलो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर मास की तरफ, ठीक है। अब हमारा रुख होगा न्यूक्लियर मास की तरफ, ठीक है। चलो, अब न्यूक्लियर मास बता दो भैया क्या होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करा था कि एटॉमिक मास क्या होता है भैया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास बोलते हैं, एटम का मास। न्यूक्लियर मास बता दो, अगली जो टॉपिक होगी हमारी उसका नाम है भैया न्यूक्लियर मास, ठीक है भाई। न्यूक्लियर मास बताना है, तो भैया न्यूक्लियर मास का मतलब सीधे सीधे बात है, न्यूक्लियर न्यूक ठीक है, न्यूक्लियर मास बताना है। तो भैया जो हमारे पास में न्यूक्लॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, या फिर ऐसा सीधा सीधा बोल दो, जो हमारे पास में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सीधा सीधा न्यूक्लियस के अंदर भैया
प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। हमको न्यूक्लियर का मास बताना है, मतलब न्यूक्लियस का मास बताना है। तो भैया जो प्रोटॉन का मास होगा, जो न्यूट्रॉन का मास होगा, उनको जोड़ दो तो हमारे पास में न्यूक्लियर मास मिल जाएगा, मतलब न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से उनके मास को जोड़ो, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से उनके मास को जोड़ना है, उनको नहीं जोड़ना है, उनके मास को जोड़ना है, तो भैया हमको मिल जाएगा न्यूक्लियर मास। अगर उनको जोड़ोगे तो एटॉमिक मास, उनके मास को जोड़ोगे तो न्यूक्लियर मास। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ते हो तो एटॉमिक मास या फिर मास नंबर या फिर न्यूक्लियंस, एंड उनके मास को जोड़ते हो, ठीक है, तो पहुंच जाओगे आप न्यूक्लियर मास की तरफ। ठीक है, तो इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो भैया, तो नंबर ऑफ, ऐसा लिख लो, द मास ऑफ, द टोटल मास ऑफ, ठीक है, द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, या फिर इन द न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस या फिर एटम लिख लो, कोई बात नहीं। तो जितने नंबर मास ऑफ प्रोटॉन्स होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, सबको ऐड करो तो भैया इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर मास। क्या बोलते हैं भैया उसको, न्यूक्लियर मास बोला जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मास। ठीक, अच्छा एक चीज ये, अब न्यूक्लियर मास को अगर और डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हो, देखो एक काम, आप इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे भैया, तो लिखने का काम न्यूक्लियर मास, ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियर, ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मास ऑफ न्यूक्लियर लिख रहे हो। ठीक है, सीधी सीधी बात इसकी हो जाएगी भैया ये कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कैपिटल एन मतलब न्यूक्लियर वाला है, स्मॉल एन मतलब न्यूट्रॉन वाला है। ठीक है, इसको और अगर दिखना हो कि हम अगर चाहते हैं कि भैया हम इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्मेट में ना लिखे, हम चाहते हैं हम इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में लिखें, तो अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो भाई, तो इससे ऐसा कर सकते हो, एक्चुअली में लिखना हो तो इस तरीके से, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एटम कर लो, एटम के मास में से जेड माइनस जेड इंटू एम ई माइनस कर लो, जेड इंटू एम ई, जेड क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर होता है, एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको अगर माइनस कर लेते हो तो तुमको मिल जाएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, मास ऑफ द एटम में से जेड इंटू एम ई माइनस कर लो, जेड इंटू एम ई का मतलब भैया, एम ई का मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, जिस भी एलिमेंट की तरफ रुख करना हो उस एलिमेंट का नाम लिखो, मतलब जो भी एलिमेंट होगा, जितने नंबर पे आएगा जेड हमको वहां से पता चल जाएगा। तो हम ये काम ये कर सकते हैं कि मास ऑफ द एटम अगर हमको पता है, मास ऑफ द एटम क्या होता है भैया, एटॉमिक मास, मास ऑफ द एटम का मतलब एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास हमको पता है, तो उसमें से जेड माइनस एम ई कर लो, तो हम न्यूक्लियर का मास लिख सकते हैं, या फिर प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर लो, हम न्यूक्लियर के मास तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी अभी तक की टॉपिक। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है भैया, उसका नाम क्या होगा, तो भैया इसके बाद अगली जो टॉपिक होगी हमारे पास में, उसका नाम है न्यूक्लियाइड। ठीक है, इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भैया, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लाइड के बारे में कि न्यूक्लियाइड क्या होता है। ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस करा था न्यूक्लियॉन्स के बारे में, अब डिस्कस करेंगे न्यूक्लाइड के बारे में। भैया न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, नाम देख लो, सबका नाम लगभग एक ही जैसा चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो अब न्यूक्लियाइड की बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाइड क्या होता है, तो जब भी किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, जब भी कहीं पे भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख जाए, ठीक है, ऐसा कहीं पे भी कोई एक स्ट्रक्चर दिख जाए भैया, इसी को बोला जाता है न्यूक्लाइड। ऐसा कहीं पे भी तो आपको कोई स्ट्रक्चर दिख जाए तो उसी को बोला जाता है न्यूक्लाइड। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है भैया, क्या बना है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो क्या क्या दिख रहा है, जेड और ए, इनमें से बहुत सारी चीजें तुमको पता है, क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी थी, अभी तक हमने ये डिस्कस करा था भैया, जो जेड होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम इसको ये बोलते हैं, ए जो होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ए को बोलते हैं एटॉमिक मास या फिर मास नंबर या फिर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, एंड जो एक्स होता है, एक्स का मतलब होता है भैया एलिमेंट, कौन सा भैया एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट को दिखाना हो प्रॉपर वे में, ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए न्यूक्लियाइड क्या होता है भैया, या फिर किसी एलिमेंट को प्रॉपर वे में दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये होता है भैया, जिसमें एक्स होता है वो एलिमेंट को डिनोट करता है, ए जो होता है मास नंबर को डिनोट करता है, और जेड जो होता है एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, एंड जैसे एग्जांपल ले लो, कोई सा भी एक एलिमेंट बोलो, कौन सा ले ले, तो चलो
Na को ले लेते हैं, है ना, Na1123 मतलब क्या है भैया इसका, सीधा सीधा Na नाम का एक एलिमेंट है। Na मतलब सोडियम, सोडियम नाम का एक एलिमेंट है जो कि 11 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। एंड भैया उसका एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है, उसका एटॉमिक मास 23 होता है। तो जब भी किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करके इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है, उसके मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर के साथ में लिखा जाता है, तो भैया उसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लाइड, ठीक है। न्यूक्लाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय, भैया क्या लिख सकते हो कि ए न्यूक्लाइड इज रिटन एज, ठीक है, इज रिटन एज इस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में भैया, ZXA, जिसका मतलब क्या होता है, उसके एटॉमिक मास और उसके मास नंबर के साथ में जब भी किसी एलिमेंट को लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लाइड। कंफर्म, चले आगे, तो इसको एक बार अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ। चलो भैया, अब जो हमारी अगली टॉपिक होगी उसका नाम होता है आइसोटोप। ये भी आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, आइसोमर्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, बस आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। चलो देखते हैं, तो अगली जो हमारी टॉपिक है भैया उसका नाम क्या है, आइसोटोप, आइसोटोप, ठीक है। अब भैया आइसोटोप क्या होता है, सीधा सीधा आइसोटोप वो चीज होती है, वो एटम होता है, वो चीजों को आइसोटोप बोलते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, भैया उसको बोला जाता है आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप वो वाला है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है आइसोटोप, ठीक है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें भैया, तो द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या भैया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोला जाता है आइसोटोप। जैसे एग्जांपल की बात करी जाए तो भैया 1H1 आपने नाम तो सुना ही होगा, 1H2, 1H3, ये सारी चीजों को आपने देखा है ना, जिसमें भैया 1H1, 1H2, 1H3 को आप कैसे डिफाइन करें कि सेम एटॉमिक मास है, डिफरेंट मास नंबर है। तो अभी जस्ट मैंने एक चीज लिखी थी ZXA करके, जिसमें मैंने बोला था भैया कि क्या, कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये और ये जो होते हैं नीचे वाले हिस्से पे हमने Z लिखा था और उसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। Z वाले को किससे दिखाते हैं भैया, एटॉमिक नंबर, उसको Z से दिखाते हैं, जो नीचे लिखा गया था। एक्स जो था इधर पे लिखा गया था, जो एलिमेंट को शो करता है, तो हमारे पास में ये हाइड्रोजन नाम का एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। और ये जो ऊपर हमने पावर में लिखी थी उसको बोला जाता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, जिसको हमने एक्चुअली में ए से डिनोट करा था, ठीक है। तो भैया अब 1H1, 1H2, 1H3 का मतलब क्या हो गया, देखो 111, तो भैया एटॉमिक नंबर हर बारी 1 आ रहा है, ठीक है। और मास नंबर देखो भैया, या फिर एटॉमिक मास देख लो, पहली बारी में 1 है, दूसरी बारी में 2 है, तीसरी बारी में 3 है। एंड ये तीनों की तीनों भाई हाइड्रोजन ही है, ये तीनों हाइड्रोजन ही है, मतलब एक हाइड्रोजन जिसके तीन रूप होते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इनका नाम होता है, ठीक है। और ये एक ही नंबर पे आते हैं तीनों के तीनों, बट इनका मास नंबर अलग अलग होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आइसोटोप। तो आइसोटोप वो एटम को बोला जाता है भैया जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं या फिर मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है आइसोटोप। जैसे एग्जाम्पल की बात करी जाए भैया, हमारे पास में एग्जाम्पल होता है सबसे प्यारा एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। तो प्रोटियम को बोला जाता है 1H1, ड्यूटेरियम को बोला जाता है 1H2, ट्राइटियम को बोला जाता है 1H3, जिसमें भैया हमको सिंपल से सीधी सीधी पता चल रही है कि एटॉमिक नंबर देखो 111 है और मास नंबर 123 है, तो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, तो ऐसी चीजों को आइसोटोप बोलते हैं लोग, ठीक है। इसी के साथ में दूसरी चीज चलते हैं, है ना, अब तो समझ गए हो कि आइसोटोप के बाद कौन सी अगली जो लाइन आने वाली है क्या होने वाली है। तो भैया आइसोटोप के बाद आता है आइसोबार,
ठीक है। आइसोटोप के बाद कौन आता है भैया? आइसोटोप के बाद हमारी अगली जो टॉपिक होगी उसका नाम होगा आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार्स। अब भैया आइसोबार क्या होते हैं? सिंपल, आइसोटोप को उल्टा करो, आइसोबार मिल जाएंगे। उल्टा करो भैया मतलब जो एटम जिनके पास में एटॉमिक मास सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, सॉरी, एटॉमिक मास या मास नंबर एक ही होता है, तो एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर जब डिफरेंट होता है तो उसको बोला जाता है आइसोबार। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट इस बारी और एटॉमिक मास सेम करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? एटॉमिक, चलो लिखते हैं उसको, कैसे लिखना होगा? द एटम विच हैव द सेम एटॉमिक मास, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। ठीक है भैया, उनको क्या बोलते हो आप? उनको बोला जाता है आइसोबार। ठीक है, अच्छा अब इनको भैया लिख के बता दो कैसे, कोई एग्जांपल दे दो। तो आइसोबार का एक अच्छा सा एग्जांपल होता है। इनके एग्जांपल की बात करें भैया तो जैसे आपने कैल्शियम को देखा होगा, आर्गन को देखा होगा, है ना? तो आर्गन कितने नंबर पे आता है भैया? 18। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा, Ar18 Ca20, इनका एटॉमिक मास कितना होता है भैया? आर्गन का होता है 40 और कैल्शियम का भी होता है 40। तो भैया ध्यान दे रहे हो, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, मास नंबर 40। भैया जिसका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को बोला जाता है आइसोबार। क्या बोलते हो? ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोला जाता है भैया? आइसोबार, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, समझ गए? चलो अब एक और हमारे पास में एक और टॉपिक आती है जिसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉन बोला जाता है ना? आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोमर्स, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इसके बाद की हमारी जो अगली टॉपिक होगी भैया उसका नाम होगा आइसोटोन, बोला जाता है उसको। एक्चुअली में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोन बोलते हैं, है ना? इसके बाद की जो टॉपिक होगी उसका नाम होगा आइसोटोन। भैया आइसोटोन का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा एटम, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास में नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन सेम हो। क्या हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उनको बोला जाता है आइसोटोन्स। तो लिखना हो तो कैसे लिखोगे? द एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, तो समझ गए आइसोटोन किसको बोला जाता है? ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, उनको बोला जाता है आइसोटोन्स। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, ये तो भैया ठीक है, आइसोटोन्स हो गया। इसी के साथ साथ में एक और चीज आती है, मैं इधर पे लिखूंगा नहीं, उसको बोल देता हूँ, समझ जाओगे। आइसोमर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? आइसोमर। आइसोमर का मतलब होता है भैया कि ऐसा कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है, ऐसा, मैं बोल रहा हूँ, सुन के बुक से देख के लिख लेना, ज्यादा कोई वो वाली कॉम्प्लेक्स वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो आइसोमर क्या होता है? ऐसा कोई सा भी एलिमेंट भैया जिसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर वगैरह नहीं देखते उसमें, कोई सा भी एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन सेम हो, ठीक है, न्यूट्रॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो, बट उसके अंदर जो एनर्जी का स्टेट होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है वो डिफरेंट हो। मतलब सारी चीजें सेम होंगी उसके अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ सेम होगा, बट उसके अंदर जब एनर्जी की स्टेट की बात करी जाए, कि एनर्जी का जो स्टेट होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है भैया, अगर वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आइसोमर। क्या बोलते हैं? वो आइसोमेरिज्म वाले पे मत चले जाना, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आइसोमर इधर पे टॉपिक है। तो भैया ऐसा कोई सा भी एटम, ऐसा कोई सा भी एलिमेंट, एटम नहीं बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे, जिसके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिनके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, उनको बोला जाता है क्या? उनको बोलते हैं भैया हम लोग आइसोमर। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? आइसोमर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई कोई एलिमेंट है, उसका एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले लेवल पे, दूसरा वही एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट है पहले वाले पे और पहले वाले एनर्जी लेवल पे, वही एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन है पांचवें लेवल पे। एलिमेंट वही है, इलेक्ट्रॉन अलग लेवल पे, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसोमर। ठीक है भैया, इनको नोट करो।
फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट एक बार इनको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है भैया, चलिए भैया, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं एएमयू के बारे में। ठीक है, कि जो हमारे पास में एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को भैया एक्चुअली में आप एएमयू से दिखाते हो। ठीक है, कि एटॉमिक मास जो हमारे पास में था, मास नंबर जो हमारे पास में था, जिसको हम लोग ए से दिखा रहे थे। ठीक है, तो आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं एएमयू की, ठीक है, एटॉमिक मास की जब बात करते हैं, तो एटॉमिक मास में हमेशा एक टर्म आता है जिसका नाम होता है एएमयू। आपने ये नाम बहुत बारी सुना होगा, है ना, एएमयू का। अब यह एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है भैया? ये एटॉमिक मास के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एएमयू के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एटॉमिक मास की यूनिट को शो करता है। एटॉमिक मास को जब हम लिखते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसी को एएमयू से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास में, जैसे मैंने एन का एग्जांपल दिया था कि एन हमारे पास में भैया, उसका एटॉमिक मास 23 लिखा था। तो जो 23 है भैया, क्या 23 क्या, केजी, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना, तो एएमयू, तो वही 23 एएमयू लिखा जाता है एटॉमिक मास की यूनिट को। ठीक है, तो एएमयू के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको एक रिलेशन पढ़ना है एनर्जी और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमको एक रिलेशन देखना है, तो उससे पहले हमको एएमयू के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करेंगे भैया एएमयू के बारे में। तो एएमयू क्या होता है भैया? तो एएमयू का सीधा सीधा मतलब होता है, जो हमारे पास में कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम का नाम सुना है, 6 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो अगर हम उसके आइसोटोप्स की बात करें, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स भी होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। मतलब कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3, वैसे ही कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो उसमें से जो मेन वाला होता है कार्बन, जिसका एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6, उस वाले कार्बन को मेन कार्बन बोला जाता है। ठीक है, तो जो कार्बन 12 होता है उसको बोला जाता है कार्बन 12। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो मेन कार्बन होता है उन तीनों में, उसको बोला जाता है कार्बन 12। जैसे हाइड्रोजन में मेन कौन होता है? 1H1 वाला, प्रोटियम वाला मेन होता है। ठीक है, वैसे ही कार्बन के आइसोटोप्स में से जो 6C12 होता है, वो कार्बन 12 वाला मेन होता है। तो कार्बन 12 का जो मास होता है, ठीक है, मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, उसका 1/12 करोगे तो वो होता है 1 एएमयू के बराबर। क्या होता है भैया? सुनना, 1 एएमयू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये लिखा जाता है एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मतलब इसका ये होता है कि हमारे पास में जो कार्बन 12 होता है, जिसको C12 बोला जाता है। ठीक है, कार्बन 12 जिसको आप बोलते हो क्या? C12। ठीक है, क्या बोलते हो भैया? उसको एक्चुअल बोला जाता है C12, जिसका मतलब ये होगा कि 6 नंबर पे जो कार्बन आता है उसका एटॉमिक मास 12 है, मास नंबर 12 है। तो कार्बन 12 का 1/12 करोगे मतलब 1/12। ठीक है, और ये कार्बन 12 का मास लेना है। ठीक है, इसका क्या लेना है भैया? मास। मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाले का एन उसका 1/12 करोगे तो वो इक्वल होता है आपके 1 एएमयू के बराबर। ठीक है, एन हमारे पास में 1/12 कर लो, तो भैया कार्बन 12 जो होता है उसका मास कितना होता है? तो भैया कार्बन 12 जो होता है हमारे पास में, उसका मास होता है करीब करीब 1.9 9 इंटू 10 के पावर माइनस का 26, है ना, 26 kg। हमारे पास में ये होता है 1 एएमयू। 1/12 इंटू कार्बन 12 जो होता है उसके एक एटम का मास। अगर हम कार्बन 12 के एक एटम की मास की बात करें, भैया उसका मास होता है 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 26 kg। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, उसके एक एटम का मास कितना होता है भैया? एक एटम का मास इतने के बराबर होता है, 1.99 इंटू 10 के पावर माइनस 26 kg। उसमें 1/12 करोगे तो हमारे पास में जो एक एएमयू आता है, एक एएमयू, इससे डिवाइड करो तो कितना आने वाला है? आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट, ये आता है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg के अराउंड। कितने के बराबर आता है भैया? अराउंड 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, ये इतने के अराउंड आता है। डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देखना एक बारी,
लगभग इतने के बराबर आता है 1 एएमयू। तो हमारे पास में जो 1 एएमयू होता है जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, जो किसी भी एटम के एटॉमिक मास की यूनिट होती है, ठीक है, 1 एएमयू, उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 26 केजी। तो केजी के फॉर्मेट में ये होती है। तो एक्चुअली आपको क्या करना है पता है, हमको क्या करना था, हमको देखना था रिलेशन बिटवीन, हमारी जो मेन टॉपिक थी इससे रिलेटेड उसका नाम था रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड एमईवी। ये हमारी मेन टॉपिक थी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड एमईवी ये हमारी टॉपिक थी। उससे पहले हमको एएमयू के बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने एएमयू पहले बताया, ठीक है। अब भैया एमईवी और एएमयू क्या है, तो एएमयू तो समझ गए, एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू बोला जाता है, ठीक है। एंड जो हमारे पास में केजी आया है ना, इसी एएमयू की वैल्यू को जब हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोला जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट होती है, जिसको बोला जाता है एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी को, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन। एक एएमयू हमारे पास में जो होता है, हम भैया उसी को चेंज करके एमईवी में लिखने वाले। कैसे लिखोगे, तो उसको लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। बाय द आइंस्टाइन थियरी हम जानते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नाम का एक फॉर्मूला है ना। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नाम से हमारे पास में भैया एक फॉर्मूला होता है, जिसमें से हम जानते हैं क्या है, m जो होता है भैया, m का मतलब मास ऑफ द एटम, एंड मास ऑफ द एटम हम फिलहाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं। एंड एटॉमिक मास यूनिट की भैया मास कितना, एक एएमयू का मास कितना है भैया, ये तो है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी के बराबर। ये है मास ऑफ द एटम, जो भी हमारे पास में निकालना है एएमयू का मास। एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसकी वैल्यू होती है प्रॉपर, अगर वैल्यू देखी जाए, अगर c की प्रॉपर वैल्यू देखी जाए तो 2.998 होता है। c की जो प्रॉपर वैल्यू होती है 2.998 इंटू 10 के पावर माइनस 8 होता है, बट एक्चुअल में उसको लिखा जाता है 3 इंटू 10 के पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा जाता है, ठीक है। एंड भैया इसका करोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करके चेक करना, ये आएगा 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 के पावर माइनस का इतना 8 टू जा 16, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करके देख लो। 9 सिक्स जा 54, 9 सिक्स जा 54, तो हो जाएगा कितना, 459, 9 वन जा 9, 1 हो जाएगा 14, 14.94 इंटू 10 के पावर माइनस का, भाई देख लो कितना होने वाला है, 27 में से जाएगा कितना, 11, कितना आएगा, 11, 11, ठीक है, इतना जूल आने वाला है, ठीक है। ये जूल में हमने निकाला है अभी तक। तो हमारे पास में जो एनर्जी अभी तक आई है भैया, वो क्या है, इतने जूल के बराबर है, ठीक है। अगर ये इतने जूल के बराबर है, हम क्या करने वाले पता है, एक्चुअली में हम क्या करने वाले, हम एक एएमयू को ना डिफाइन करने वाले भैया, कि एक एएमयू जो होता है वो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, हम ये डिफाइन करने वाले एक्चुअली में। क्या करने वाले हैं, एक एएमयू कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास में एएमयू की वैल्यू आई है, एक एएमयू 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी, हम उसको एमईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको कन्वर्टिंग करने के लिए हम क्या करें, एनर्जी का सहारा ले रहे हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इधर पे लाके पुट कर देंगे बस। तो हम क्या करने वाले, अब जूल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जूल को क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो भैया जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा काम कर लो, 1.6 से डिवाइड मार दो, 9.4 इंटू 10 के पावर माइनस 11 है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जो कूलॉम होता है, इसी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड मार दो, तो ये जूल हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1.6 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा, भैया इसकी वैल्यू निकाल लो, 1.6 से डिवाइड मार दो, तो 1.6 से डिवाइड करोगे भैया, तो आई थिंक आने वाला है आपके पास में करीब करीब कितना आ सकता है, 0.93 ऐसा कुछ। देखो पहले तो मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो ये कितना आने वाला है, 16 9 144, तो अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं भैया, तो पॉइंट्स हट जाएंगे, तो ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई 10 के पावर 19 को ऊपर भेजो, तो 10 के पावर भैया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आने वाला है। तो मैं एक बार उसको, चलो करते हैं ऐसा कुछ, 9.33075 डिवाइड करना है एक बारी, है ना, अराउंड इतना आना चाहिए, 9.733075, ये करीब करीब आना चाहिए, ठीक है। तो हमको फिलहाल बस
3 डिजिट से मतलब है, बाकी क्या भी आता है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं भैया, हम इसके पॉइंट्स को शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट्स को शिफ्ट करने वाले हैं, तो इसकी पॉइंट्स को शिफ्टिंग करोगे, इसको आगे शिफ्ट करने वाले हैं, तो 933.075 करेंगे इंटू 10 के पावर, अगर हम 2 पॉइंट्स को आगे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर 8 माइनस 2 10 के पावर 6। कितना हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड नियर अबाउट इसको लिखा जाता है, जो हमारे पास में एनर्जी आ रही है ना, इसको लिखा जाएगा नियर अबाउट में, अगर लिखना हो तो कितना लिख सकते हो। एक्चुअली में हमारे पास में जो एनर्जी का वैल्यू आएगा, मतलब ये तो हो गया इतना 9 पॉइंट कितना बोल सकते हो इसको, 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 को ही मेगा बोला जाता है। ठीक है, तो हम चाहे तो उसको लिख सकते हैं ऐसा 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियर अबाउट इतना बोल सकते हैं। एंड जो हमारे पास में एक्चुअली में 1 एएमयू होता है, वो होता है 931 के लगभग बराबर। ठीक है, एक एएमयू कितने के बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हमारे पास में कितना आया है, 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों सही है ना, दोनों वैल्यू सही है। क्यों सही है पता है, मैंने एक चीज बोली थी, ध्यान से तुमने सुना होगा अगर तो जो हमारे पास में c इज द स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो एक्चुअली में होती है 2.998, वो इतनी होती है c द स्पीड ऑफ लाइट। एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक्चुअली में इतना नहीं आएगा, ये कुछ और वैल्यूज दे के आएगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड तो होगा नहीं फिलहाल में, तो इसको जब पूरा डिवाइड करोगे भैया, तो ये वैल्यू प्रॉपर 1.66 तो नहीं आने वाली, तो कुछ और ही आएगी। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तब जाके 9.33 के लगभग बराबर आता है हमारे पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमने क्या करा है, हमने 2.99 को कंसीडर कर लिया 3, है ना, तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई, 0.1 वैल्यू बढ़ी हमने। अब 0.1 का हमने स्क्वायरेशन भी करा है, फिर मल्टीप्लीकेशन भी करा है, एंड उसके साथ साथ में इसकी भी प्रॉपर वैल्यू हमने नहीं लिखी है, मतलब हमने पूरा डिवाइड नहीं करा है। तो अगर हम प्रॉपर वैल्यू के साथ में चलें, ठीक है, एक हम प्रॉपर वैल्यू के साथ में चले, तो भैया हमारे पास में करीब कितना वैल्यू आएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। एंड अगर हम नॉर्मली की बात करें, नॉर्मल केसेस के हिसाब से अगर हम डिवाइड करके चले, तो हमारे पास में इतनी वैल्यू आती है 933। और उसके बाद क्या करना, अगले स्टेप में एक एएमयू इज नियर अबाउट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के आना, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, नंबर क्या होंगे भैया, पूरे मिलेंगे। तो ये काम होता है आपके रिलेशन बिटवीन एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, कि भैया एक एएमयू जो होता है उसके पास में इतना मास होता है, और वो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाए तो भैया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है एक एएमयू। सोच रहे हो, एएमयू की बात हो रही है, तो सोचो अगर हम एएमयू की बात करें, तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो कितना होता, हम एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं अभी तक, अगर हम एटॉमिक मास की ही बात करें तो कितना पहुंच जाता है ना। फिलहाल तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के हिसाब से तो इतना ही आएगा, बट हाइड्रोजन के अलावा किसी की बात होगी भैया तो फिर तो हवा में उड़ेगा, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा भैया, वो होगा न्यूक्लियर साइज। इसको फटाक से नोट कर लो। ठीक है, हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या, न्यूक्लियर के साइज के ऊपर। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, न्यूक्लियर के साइज के ऊपर। ठीक है भैया, अगली जो टॉपिक है हमारी, उसका नाम है साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर साइज। चलो हम क्या डिस्कस करने वाले भैया, टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर साइज। ठीक है, न्यूक्लियर साइज। हमने स्टार्टिंग में बोला था, इस पूरे चैप्टर में न्यूक्लियस का साइज कैसा होगा, कैसा शेप होगा, मास कैसा होगा, उसके अंदर की एनर्जी कैसी होगी, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो भैया अगली जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है न्यूक्लियर का साइज। तो भैया न्यूक्लियर की साइज कितनी होती है, न्यूक्लियर की साइज कितनी होती है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर साइज। ठीक है, तो न्यूक्लियर की साइज, ये सब जो चीजें हमने अभी तक कैलकुलेट करी है ना, एक एएमयू, न्यूक्लियर की साइज, इसके बाद एक टॉपिक मिलेगा तुमको न्यूक्लियर डेंसिटी का। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो है ना, इनको परफेक्टली एक्सपेरिमेंटली बताया गया था, इनको एक्सपेरिमेंटली डिनोट करा गया था, उनको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया था कि इनकी वैल्यूज इतनी इतनी होती हैं। जो हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू 931 नहीं आई थी, उनको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा गया था। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम पे भी वैसे ही आया था, अगर नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं 933 आता है,
और अगर एग्जैक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करें तो भैया 931 के अराउंड आता है। ठीक है, वैसे ही जब हम न्यूक्लियर की साइज की बात करते हैं तो भैया जो न्यूक्लियर होता है, कोई भी एटम होता है, अगर हम उसके एटॉमिक मास की वैल्यू बढ़ाते हैं ना तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। अगर हम उसके मास को बढ़ाएं ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे पानी को देख लो, पानी का वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, पानी का मास बढ़ा दें तो भैया उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना। वैसे ही अगर न्यूक्लियर की बात करें हम तो भैया अगर न्यूक्लियस का मास बढ़ाएं, मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियर अगर हम बढ़ाते हैं तो भैया उसका जो यूं कह सकते हो कि अगर हम न्यूक्लियर का मास बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस की साइज को बताना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली ये चीजें करी गई थी। ठीक है, ये चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली गई थी। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया मास नंबर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया? मास नंबर के। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था कि भैया जब न्यूक्लियर का मास बढ़ा रहे थे ना तो उसका वॉल्यूम था वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा था। ठीक है, मास को बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो वैसे ही जब हम मास नंबर को बढ़ाते हैं भैया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया भैया कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक मास या मास नंबर के। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से डिनोट करें तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा? वॉल्यूम मतलब न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेरिकल शेप का मतलब होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम ये एज्यूम कर ले कि जो न्यूक्लियस है जिसका रेडियस है आर, आर रेडियस में वो काम चलाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर को ए से दिखाते हैं लोग। ठीक है, तो उसके बाद भैया जानते हो इन सब में जो आर क्यूब है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये कर सकते हो, है ना। इसके पावर को उधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास में ये तो पता चल रहा है कि जो हमारे पास में आर जो है, आर इज द न्यूक्लियर साइज। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसी को बोला जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के साइज मतलब रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर को ही बोला जाता है न्यूक्लियर का साइज, जो कि हमने क्या अज्यूम करा है स्फेयर के केस में 4/3 आर, आर एज्यूम करा है। ठीक है, आप कैपिटल आर भी ले सकते हो, स्मॉल आर भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू हमारे पास में क्या मिलेगी भैया? इधर तो हमको ये पता है फिलहाल के लिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, ए के पावर 1/3। अब वैल्यू कहाँ है इसकी? तो वैल्यू निकालने के लिए भैया जानते हो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना पड़ेगा। एंड प्रोपोर्शनल साइन को हटाने का मतलब होता है भैया इसको लिखा जाता है इस केस में आर नॉट ए के पावर 1/3, ए के पावर 1/3 अपनी जगह पे, आर अपनी जगह पे। इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए आर नॉट नाम का एक कांस्टेंट टर्म यूज करा जाता है। ठीक है, क्या यूज करा जाता है? आर नॉट नाम का एक कांस्टेंट टर्म यूज करा जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भैया? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो समझ गए। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमारे रेडियस ऑफ न्यूक्लियर की वैल्यू कितनी होगी भैया? आर के आर नॉट ए के पावर 1/3 के बराबर। एंड उस आर नॉट की अपनी एक वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस का 15 मीटर, क्योंकि हर एक कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया था। अब ये मत कहना कि कैसे आ गया, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया था। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 15 मीटर। एंड चाहो तो इसको ऐसा लिख दो 1.2 फर्मी मीटर। 10 के पावर माइनस 15 का मतलब होता है फर्मी, है ना। नैनो, फर्मी, मेगा, एंगस्ट्रॉम, वैसे ही 10 के पावर माइनस 15 को फर्मी बोला जाता है, फर्मी। तो 1.2 एफएम लिख दो या फिर 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 15 मीटर आर नॉट की वैल्यू होती है। तो हमारे पास में आर का जो फॉर्मूला बनता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर या फिर साइज ऑफ द न्यूक्लियर क्या होता है भैया? आर इज इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है भैया, कि न्यूक्लियर की डेंसिटी कितनी होती है? न्यूक्लियर डेंसिटी बता दो कितनी होती है। तो भैया अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है भैया? मास अपॉन वॉल्यूम। और न्यूक्लियर की डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर का मास अपॉन न्यूक्लियर का वॉल्यूम। लिख दो, क्या लिखोगे? मास ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियर डिवाइड बाई मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर। एंड भैया मास ऑफ न्यूक्लियर क्या होता है पता है? मास ऑफ न्यूक्लियर हमने पीछे निकाला था
मैंने एक टर्म बोला था एटम में से ZME कर लो, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन कर लो, या फिर एक टर्म और होता है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है मास ऑफ द न्यूक्लियाइड, ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियन, मास ऑफ द न्यूक्लियन इनटू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है, एंड एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है न्यूक्लियर का मास। ये भी होता है एक फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें m को क्या बोलते हैं, मास ऑफ वन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियन बोलते हैं उसको, चलो न्यूक्लियन, ठीक है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन को बोला जाता है स्मॉल m, ए इज द एटॉमिक मास, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर से। अगर हम उसमें डिवाइड करते हैं भैया तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर देखो, जस्ट अभी हमने ये लिखा था 4/3 πr³ है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या था हमारे पास में 4/3 πr³। हमने भैया r की एक वैल्यू निकाली थी r0 a⁴ 1/3। तो एक काम कर सकते हो, थ्री इनको उल्टा कर दो, 3/4 m इंटू, अच्छा ये क्या हो जाएगा m इंटू ए डिवाइड बाई पाई। तो ठीक है, r की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, r0 a⁴ 1/3 पुटअप कर दो, r0 a⁴ 1/3 पुट कर लो, इनका क्यूब कर लो, ठीक है, एंड बस इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा भैया, वॉल्यूम न्यूक्लियर की डेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3/4 m a डिवाइड बाई पाई, ये हो जाएगा r0 का क्यूब, और a क्यूब का ये 1/3 तो खत्म, ये हो जाएगा a, एंड a से a को भैया गायब कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3m डिवाइड बाई 4 πr0 का क्यूब। बस इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, तो सारे के सारे की वैल्यूज को पुट कर दो, पुट करके देख लो कितना आंसर आता है। तो पुटअप क्या करोगे, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 3, मास ऑफ द कितना होता है भैया, मास ऑफ द न्यूक्लियाइड, वन न्यूक्लियन, मतलब वही एक एएमयू की वैल्यू पुट कर लो, 1.66 इंटू 10⁻27 पुट कर लो भैया, डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर का स्क्वायर, ये कर लो जस्ट सिंपल। क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब, तो 15×45 में से 27 माइनस करो तो करीब करीब कितना आएगा 17, 45, मतलब कितना हो सकता है 45 में से 27 माइनस करो तो 2 और ये 1 है ना 12। बाकी सब चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट कर लो भैया, इनको जब पूरे अच्छे से कैलकुलेट करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो आपके डेंसिटी की वैल्यू, तो डेंसिटी आएगी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी किस में आएगी भैया, केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज केजी में निकाली थी एएमयू की, अगर आपको याद हो तो एएमयू की वैल्यू इतनी थी 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। तो केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास में आंसर आएगा, एंड ये वैल्यूज को आप देख लेना कितनी आने वाली है, ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लेना। तो आपके पास में न्यूक्लियर की डेंसिटी निकल के आती है, ठीक है, न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, उसका साइज ऑफ द रेडियस निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है ये भी, ठीक है। तो भैया इन सबको एक बारी नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी के भैया इसके बाद की हमारी जो टॉपिक है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे भैया, न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ना, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट इनको नोट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इनको। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो भैया न्यूक्लियर फोर्स का मतलब पहली चीज ये एक न्यूक्लियर के अंदर लगती है, मतलब एटम के अंदर काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो किसी एटम के अंदर लगता है। उसके बाद भैया इसके प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली में करता क्या है, तो भैया जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियाइड्स को होल्ड करके रखता है, जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। अब न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं पता है तुमको, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन सबको किसी एटम के अंदर होल्ड करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि आपके पास में जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज लेके बैठा रहता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो उनके बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है और ऑर्बिट छोड़ के नहीं भागता है, ना तो गिरता है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एंड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है भैया न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से एक एटम जो होता है स्टेबल कंडीशन में बैठा रहता है, ठीक है, नहीं तो एटम आपका कब का टूट के बिखर जाता। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है भैया वो
जो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जो किसी भी न्यूक्लियड के अंदर काम करता है, किसी एटम के अंदर काम करता है, जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बांधे रहता है। उसको बोला जाता है, ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है भैया न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? तो देखते हैं इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को। ठीक है? टुगेदर डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जैसे अगर हम अलग-अलग चीज़ों की बात करी जाए कि एक एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है? तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन-प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, ठीक है? तो ऐसे अब एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा, जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो वो जो फोर्सेस होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो उन सबको एक तरफ बांधे रहता है, उसी को बोला जाता है भैया न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, कैसे? जो आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उनका कंपैरिजन करवाया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, एंड अगर न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करवाएँ, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे पास में होता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वैल्यू, मतलब अगर इनका कंपैरिजन का रेशियो देखा जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1, कूलम्ब फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, उसकी वैल्यू 10 की पावर 36, एंड आपके न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 10 की पावर 38। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपके पास में न्यूक्लियर फोर्स, जो किसी एटम को बांध के रखती है, स्टेबल करके रखती है। ठीक है? अच्छा, इट ऑपरेट अ वेरी शॉर्ट रेंज डिस्टेंस अबाउट 2 से 3 मीटर, ये बहुत छोटे डिस्टेंस पे लगता है ना? उसके बाद चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये जो आपके पास में न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, मतलब इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट फोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की बात करी जाए भैया, उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सीधी-सीधी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। तो वो क्या होते हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हम सैचुरेशन इफेक्ट की बात करें, ठीक है? तो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर सैचुरेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है, मतलब सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब कि ये अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से इंटरैक्ट करता है ना? ये इसके नेबर में, इसके पड़ोस में अगर कोई न्यूक्लियाई है, तो वो उससे इंटरैक्ट करेगा, बाकी किसी और से इंटरैक्शन नहीं रखेगा, इसलिए इसको बोला जाता है सैचुरेशन इफेक्ट। उसके बाद इसके अंदर स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है न्यूक्लियस फोर्स के अंदर। अच्छा, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर क्या होता है? तो स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर का मतलब होता है भैया कि अगर ये पैरेलल हो गए, अगर ऐसा स्पिन है, सेम-सेम, है ना? पैरेलल स्पिन की बात करी जाए, ठीक है, इसको पैरेलल स्पिन बोला जाता है, पैरेलल, या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पिन करें, कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही डायरेक्शंस में स्पिन करते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है? उनका जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, बोल सकते हो, ठीक है? पैरेलल के केस में उनका न्यूक्लियर फोर्स भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? एंड अगर वो एंटी पैरेलल हो गए, तो जैसे एक ऊपर है, एक नीचे है, तो एंटी पैरेलल बोला जाता है इसको। तो एंटी पैरेलल के केस में भैया वो कैसे होंगे? एंटी पैरेलल के केस में वीक होंगे, ठीक है? कैसे होंगे? वीक होंगे, ठीक? तो ये स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए, अगर वो पैरेलल स्पिन रखते हैं भैया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, और अगर एंटी पैरेलल स्पिन कैरेक्टर रखते हैं, तो वो वीक, वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास में होता है न्यूक्लियर फोर्स भैया, कि हमारे पास में न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके से बिहेव करता है, कहाँ पे काम करता है, तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में काम करता है, ठीक है? अगली जो टॉपिक होगी हमारी, जिसकी बात करें भैया, तो अगला टॉपिक है हमारे पास में मास डिफेक्ट का। इसका टॉपिक है हमारे पास में अगला, मास डिफेक्ट, कि मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भैया अगली जो टॉपिक होगी हमारी, उसका नाम है मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट, ठीक है, इसको डेल्टा एम से दिखाते हैं। अब यह मास डिफेक्ट क्या होता है? तो मास डिफेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके पास में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो मास होता है, मतलब न्यूक्लियस का मास मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है, उनके मास में से रेस्ट ऑफ द मास का, अगर न्यूक्लियस के बाकी बचे हुए मासेस को अगर माइनस कर दें, मतलब न्यूक्लियस का जो अलग अलग मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से अगर मास देखें, और न्यूक्लियस का टोटल मास देखें अलग से, तो टोटल मास में से ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले मास में से अगर हम टोटल मास को माइनस कर दें, तो उसको बोला जाता है मास डिफेक्ट, ठीक है? देखो सुनना, कैसे लिखा जाता है अभी पता चल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन
रेस्ट ऑफ द मास ऑफ रेस्ट ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का जो मास होता है, ठीक है, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मास, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स masses of protons and neutrons, of protons and neutrons, ठीक है, इनके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के जो मासेस है उनके मास में से अगर आप न्यूक्लियस के मास को भैया माइनस कर दो तो आपको मिलता है मास डिफेक्ट, ठीक है, और उसको लिखे हुए कैसे भैया, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, एंड उसमें से क्या माइनस करना है भैया, मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन में से क्या माइनस करने के लिए बोल रहे हैं, मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, चलो न्यूक्लियस है न्यूक्लियर कंपाउंड को क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम न्यूक्लियर की मास को माइनस कर दे उसमें से तो भैया हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाता है मास डिफेक्ट। एंड अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है Z इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड इसको लिखा जाता है A माइनस जेड कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉन के केसेस में लिखे इसको किस फॉर्मेट में लिखे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसको भी चलो ऐसे लिखते A माइनस जेड के फॉर्मेट पे ताकि सेम सेम रहे तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन को लिखा जाता है A माइनस जेड, A माइनस जेड मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो मास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड उसका मास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड उसका मास, इनको ऐड करोगे इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड से प्रोटॉन दिखाते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड उसका मास प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का मास, दोनों को कंबाइन करोगे तो जो भी आएगा उसमें से अगर हम न्यूक्लियर के मास को माइनस कर दे तो उसको बोला जाता है मास डिफेक्ट, ठीक है। एंड मास ऑफ द न्यूक्लियर, आपको एक चीज अगर याद हो, हमने उसको ऐसा भी लिखा था A माइनस जेड एम एन, हमने उसको ऐसा लिखा था अगर आपको याद हो, तो मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम कैसा लिखूं, मास ऑफ द एटम, एंड उसमें हमने ये चीज लिखी थी मास ऑफ द एटम में से भैया आप ये कर लो Z इंटू एम ई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कर लो माइनस कर लो तो मास ऑफ द न्यूक्लियर आपको मिल जाएगा। हमने स्टार्टिंग में न्यूक्लियस का मास निकाला था ना, मास ऑफ द न्यूक्लियस लिखा था, मास ऑफ द न्यूक्लियस हमने एक चीज निकाली थी स्टार्टिंग में, तो भैया मैंने उधर पे बोला था मास ऑफ द एटम में से Z माइनस एम ई कर लो तो मास ऑफ द न्यूक्लियस आपको निकल के मिल जाएगा। तो हमारे पास में मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट का, एंड इसी से बनती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसी से क्या बनती है भैया आपकी बाइंडिंग एनर्जी। अब भैया बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है आपके पास में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर जो लोग भी हैं, कौन लोग हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर से तोड़ के बाहर करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर से सेपरेट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इन बाइंडिंग एनर्जी को भैया इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बाइंडिंग एनर्जी लिखा जाता है, एंड इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, दैट एनर्जी, या फिर the energy which separate protons and neutrons from the nucleus, that energy is called binding energy, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी आप खर्च करते हो उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। मास ऑफ द जो भी जितना भी एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसको लिखा जाता है इस फॉर्मेट में, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। एंड भैया इसको अगर फिर इनको डिराइव कर लो तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास में Z इंटू एम पी प्लस में A माइनस जेड इंटू एम एन माइनस का मास ऑफ द एटम, एंड ये माइनस माइनस प्लस Z इंटू एम ई माइनस मास ऑफ द एटम इंटू सी स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। जिसमें से अगर आप इनको और अच्छे से कैलकुलेट करो तो ऐसा लिखा जा सकता है भैया, यहाँ पे लिखूं, चलो मास डिफेक्ट का काम खत्म करते हैं डेफिनेशन का इनके, ठीक है। इनको भैया और अच्छे से लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी भैया हमारे पास में, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखो ऐसा लिखो Z इंटू एम पी कर लो प्लस में इन वाले भैया Z को पास में लेके आओ, Z इंटू एम ई, तो ये कर सकते हो, दोनों में से Z को कॉमन कर लो तो एम पी प्लस एम ई एक काम, उसके बाद से इन दोनों को देखो
प्लस में a माइनस जेड mn, ठीक है, माइनस का मास ऑफ द एटम, ये हमारे पास में दिस इज द, एंड बाहर हमारे पास में भैया सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बना हमारे पास में, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। एंड अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, ठीक है, एक्चुअली में इसको ऐसे लिखा जाता है जेड एम एच, ठीक है, प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एटम, बुक में देखोगे ना तो ऐसे ही फॉर्मूले देखने को मिलेगा आपको, इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी लिखी जाती है बुक में, जिसमें ये एम एच को दिखाया जाता है, ये एम एच एम पी प्लस एम ई की जगह पे एम एच लिखा जाता है, पता है क्यों? एम एच का मतलब होता है मास ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ द हाइड्रोजन, एंड मास ऑफ द हाइड्रोजन का मतलब होता है भैया मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का मास हो हमारे पास में, तो एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करोगे तो मास ऑफ द हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा, ये होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात करी जाए तो उनको मास ऑफ द हाइड्रोजन बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जब मेन हाइड्रोजन की बात करी जाए, मेन हाइड्रोजन के पास में प्रोटियम 1H1, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन होता है उसके पास में और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनके मासेस को अगर हम कंबाइन करें तो भैया उसको मास ऑफ द हाइड्रोजन बोला जा सकता है। तो इस तरीके से उसका फॉर्मूला दिखता है बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी के बाद भैया और कौन सी टॉपिक होती है, एक होती है पैकिंग फ्रैक्शन की, पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है द रेसिप्रोकल ऑफ, या फिर ऐसा लिखा जाता है द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है, मास, अच्छा ऐसे लिखते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड भैया पैकिंग फ्रैक्शन, समझे? पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है भैया, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। मास डिफेक्ट आपके पास में जो भी होता है, ठीक है, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से दिखाते हो, न्यूक्लियन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियन का मतलब होता है एटॉमिक मास, मास नंबर, है ना। तो उससे अगर आप डिवाइड कर देते हो डिफेक्ट, मास डिफेक्ट के अंदर, तो हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी उसको बोला जाता है भैया पैकिंग फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूले थे जिसको हमको डिस्कस करना था अभी के केसेस में, ठीक है। तो भैया अगर कभी भी आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन डेल्टा एम डिवाइड बाय एच का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे मास डिफेक्ट का फॉर्मूला पूछा जाए भैया, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। एंड अगर आपसे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाए भैया, तो बाइंडिंग एनर्जी का ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हाइड्रोजन के फॉर्मेट में पूछा जाए तो ये, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द किसी भी और के फॉर्मेट में पूछा जाए तो ये लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास में थे फॉर्मूले, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड कौन था, पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसके बाद हमारे पास में दो टॉपिक और बचती है भैया, जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दो टॉपिक है, इनको नोट करो, फिर हम लोग न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर भैया खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इनको नोट करो, हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही एकदम ईजी है, अपने वो चीजें भी पढ़ रखें, फिजन एंड फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो फटाक से नोट करो, उनको फटाफट डिस्कस करते हैं, ठीक है भैया, चलो। चलिए भैया आगे डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की, ठीक है, कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म। भैया न्यूक्लियर फिजन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब किसी भी एटम को, ठीक है, जब किसी भी न्यूक्लियाई को मतलब उसके ऊपर किसी भी दूसरे टाइप्स के न्यूक्लियाई के ऊपर यूँ कह सकते हो कि उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, किसी और न्यूट्रॉन्स की बमबारी करवाई जाती है, ठीक है। तो वो अपने न्यूक्लियाई को, मतलब उस न्यूक्लियाई को तोड़ना होता है एक्चुअली में, जब किसी न्यूक्लियाई को तोड़ते हैं, है ना, तो किसी न्यूक्लियाई को जब तोड़ा जाता है अलग अलग पार्ट्स में, तो वो अलग अलग न्यूक्लियाई के फॉर्मेट में टूटता है, ठीक है। जब किसी न्यूक्लियाई को, बड़े न्यूक्लियाई को अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। एंड जब उसको कुछ हल्के न्यूक्लियस को ऐड करा जाता है और एक हैवी न्यूक्लियाई तैयार करा जाता है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर सुनना, फिजन एंड फ्यूजन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में क्या करा जाता है, एक बड़े सी न्यूक्लियाई को तोड़ के छोटे छोटे अलग अलग न्यूक्लियाई में तैयार करा जाता है, और फ्यूजन में एक छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ के बड़े से न्यूक्लियाई को तैयार करा जाता है, इसी को न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन बोला जाता है,
ठीक है, चलो देखते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या है भैया हमारे पास में, द फिनोमेना इन विच हैवी न्यूक्लियाई, एक हैवी न्यूक्लियस आपके पास में होगा, जिसका मतलब वो हैवी न्यूक्लियस कितना हैवी होना चाहिए भैया, तो जिसका एटॉमिक मास 230 से ज्यादा होगा, ऐसा न्यूक्लियस लेना है, ऐसा न्यूक्लियस पे आप न्यूक्लियर फिजन कराओगे जिसका एटॉमिक मास 230 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियस को लोगे और उसके ऊपर एक्साइटेड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, जो कि जिनके ऊपर आप किसी भी चीजों की बमबारी करवाओगे, जैसे न्यूट्रॉन्स की बमबारी करा लो, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करा लो। ठीक है, तो ऐसे किसी भी चीज की अगर आप उसके ऊपर बमबारी करवाते हो, है ना, तो उनमें से अलग अलग टाइप्स के छोटे छोटे न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, उससे छोटे बनेंगे। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, उस फिनोमेना को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जैसे हमारे पास में यूरेनियम नाम का एक एलिमेंट होता है, 92 पे आता है, जिसका एटॉमिक मास होता है 235, जो कि 230 से भी ज्यादा है ना। तो अगर हम 230 से ज्यादा किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक मास 230 से ज्यादा है, अगर ऐसे एलिमेंट्स पे अगर हम जैसे अगर हमारे पास में यूरेनियम है, यूरेनियम पे अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएं, तो भैया वो अपने अलग अलग न्यूक्लियाई में टूटता है, जिसमें वो बेरियम, क्रिप्टॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड साथ साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करवाएं, तो प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, दो हल्के न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, हल्के हल्के न्यूक्लियाई को ऐड करो और एक हैवी न्यूक्लियाई तैयार करो भैया, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड जैसे देखो हमारे पास में दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाइज है, 1H1 1H1, इनको ऐड करते हैं तो 1H2 नाम का एक नया न्यूक्लियाई तैयार करते हैं, जिसमें मतलब इसका प्रोटियम प्रोटियम मिलाते तो ड्यूटेरियम तैयार होता है ना, और उसमें साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी तैयार होता है और वो कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। एंड सिमिलरली अगर हम ड्यूटेरियम को तैयार करते हैं तो ट्राइटियम बनता है, एक प्रोटियम भी बनता है, एंड हमारे पास में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये होता है हमारे पास में फ्यूजन एंड फ्यूजन। ठीक है भैया, तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने मिला जुला के सिर्फ न्यूक्लियस की बात करी है, न्यूक्लियस के अंदर की बात करी कि न्यूक्लियस को कैसे तोड़ सकते हैं, है ना, उसका साइज क्या होता है, उसके अंदर की एनर्जी क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन पार्टिकल्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस करा है आज के इस पूरे लेक्चर। ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो भैया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास अपने शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया थैंक यू। ठीक है, चलो।